हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है रिलेशन। आज हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे पहले और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर थ्योरी के अंदर जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आप समझिए क्या होगा। इसके अंदर देखिए दो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। एक तो रिलेशन जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और दूसरा होता है फंक्शन। ठीक है, आपके पास जो बुक है एलिमेंट्स, उसमें आपके पास टोटल इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइज है। 2.1 एंड 2.1 तक का जो टॉपिक है वो है रिलेशन का, और 2.3 से लेके 2.4 तक का जो टॉपिक है वो आपके पास फंक्शन का टॉपिक है। तो आज हम रिलेशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे 2.1 से लेके 2.2 तक का। तो इसमें फर्स्ट देखिए, फर्स्ट टॉपिक जो आपका है इसमें फर्स्ट टॉपिक वो आपका है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो आपको सबको दिख रहा होगा ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले समझिए ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है। देखिए, एन ऑर्डर्ड पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स टेकन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। मतलब आपके पास कोई दो नंबर होंगे और उनको आप इस तरीके से लिखोगे, जैसे यहां पे ओपन ब्रैकेट लगा के लिखा हुआ है ए कोमा बी, और उनको ऐसे ओपन ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, ये लिखने का तरीका है ऑर्डर्ड पेयर को। इसमें क्या होता है कि जो शुरू में लिखा हुआ एलिमेंट है उसको हम कहेंगे फर्स्ट एलिमेंट है, और जो बाद में लिखा हुआ है पीछे वो उसका सेकंड एलिमेंट है। हम इनको आगे पीछे नहीं चेंज कर सकते, हम ए बी को बी ए नहीं लिख सकते। ठीक है, ए बी कैन नॉट बी रिटन एज बी कोमा ए, ए बी को बी ए नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, क्योंकि आप इसको समझ सकते हैं जैसे 2,3 लिखा हुआ है, और अगर मैं उसको 3,2 लिखूंगा तो इसका मीनिंग ये हुआ अगर ये दोनों इक्वल है तो जो पहला पहला एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। तो 2 3 के इक्वल आना चाहिए और 3 2 के इक्वल होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो गलत हो गया। तो यहां पे लिखा हुआ था स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ था आपके पास स्पेसिफिक ऑर्डर। आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, उनको आपने क्या करना है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना है। स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखने का मतलब क्या है, यहां पर समझो ए को आगे लिखना है और बी को लिखना है पीछे। मतलब फर्स्ट है वो हो गया ए और सेकंड हो गया बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। मान लो आपके पास ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है सी डी, और हम कहना चाहते हैं वो दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब हो सकते हैं, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड सेकंड के इक्वल हो। मतलब अगर दो ऑर्डर्ड पेयर के बीच में इक्वल का निशान हमें दे रखा है ऑलरेडी, तो हम यहां से कहेंगे ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, ऐसा केवल जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लो सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने 2,x, ठीक है, इज इक्वल टू y प्लस 1 9। ये आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर है, और आपसे कहा जाए कि अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो बताइए x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो आप क्या करेंगे, इस 2 को y प्लस 1 के इक्वल रखेंगे और x को 9 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक अभी ये समझाएगा। रिमार्क्स में क्या है, द वर्ड ऑर्डर्ड पेयर इंप्लाइज द ऑर्डर इन विच टू एलिमेंट्स ऑफ द पेयर आर पेयर्स अक्कर इज मीनिंगफुल। समझ में आया, मतलब किस ऑर्डर में लिखना है वो मीनिंगफुल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकंड में है द ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट। ये हमने बता दिया पहले ही, अनलेस जब तक कहा ना जाए कि ए और बी इक्वल है तब तक वो अलग अलग ही रहेंगे दोनों दोनों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड में द टू कंपोनेंट। टू कंपोनेंट मतलब ए की और बी की बात कर रहा है। अगर इस ऑर्डर्ड पेयर के कंपोनेंट की बात करूं तो फर्स्ट कंपोनेंट ए और सेकंड कंपोनेंट इसका बी है। ठीक है, अब कहता है कि इफ टू कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर मे बी इक्वल, हो सकता है इक्वल आ जाए। जैसे कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा लिखना है 2,2,
ऐसा हो सकता है कि दोनों के दोनों एलिमेंट इक्वल आ जाएं, किसी क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा। उसके बाद फोर्थ नंबर की बात है कि ए बी और बी ए वैसे तो इक्वल नहीं होते, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पर ये बताया कि ये करली ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पर, जो ये आपको मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं आपके लिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये ऐसे करली ब्रैकेट बना हुआ है शुरू में, ए कोमा बी। ये कह रहा है कि ये इक्वल नहीं होता इसके, ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर के, क्योंकि जो पहले लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है वो तो ये तो एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये तो, और जो राइट साइड में लिखा वो एक ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेट में तो हम ए बी को बी ए कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था कि इसको तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी कोमा ए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए कोमा बी, ठीक है। एलिमेंटों को रिपीट भी कर सकते हैं। तो ये लिखना पेयर तो हो गया, ये दो एलिमेंट का पेयर तो हो गया, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर नहीं हुआ ये, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर की। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्ट नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, ये सिर्फ एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है यहां से। और वो क्या होगा हम आगे पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। देखिए, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी इज द सेट। ये खुद एक सेट होता है ए क्रॉस बी भी, किसका सेट होता है, ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मीनिंग क्या है इस बात का, इस बात का मीनिंग यह है कि आपके पास एक सेट दे रखा है ए कुछ भी, इसी तरह से एक सेट दे रखा है बी कुछ भी, ठीक है। और आपको क्या करना है, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन किया हुआ है। तो क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, देखिए यहां से आपको बताया गया कि एक सेट आपके पास ए है जिसमें क्या लिखा हुआ है 2,4,6, और एक सेट है बी उसमें लिखा गया है x,y, ये सेट हो गए। अगर हम ए क्रॉस बी लिखना चाहते तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, समझिए ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी यहां से क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी में इस 2 को हम x के साथ लिखेंगे, फिर 2 को y के साथ लिखेंगे। तो यहां पर सॉल्यूशन देखिए क्या लिखा है, 2x, उसके बाद 2y लिख दिया, उसके बाद 4 को x और y के साथ लिखोगे तो 4x आएगा, 4y आएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है आप ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं। फिर 6 को x और y के साथ लिखोगे तो 6x लिख दो पहले, और फिर कोमा लगा के 6,y लिख दो। तो ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए आपके पास। इसी तरह से अगर b क्रॉस a फाइंड आउट करना है, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो पहले में b सेट को लिखना पड़ेगा, बाद में a सेट को। तो b सेट का एलिमेंट क्या है, x y था, तो x को पहले आप 2 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 6 के साथ लिखेंगे। तो देखो 2 को x,2, x,4, x,6 आ गया। फिर y को 2 के साथ, y को 4 के साथ, y को 6 के साथ लिखेंगे। तो ऐसा करने से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, b क्रॉस a आ जाएगा। अब हम यहां से क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान से देखिए। पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि a क्रॉस b, b क्रॉस a एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, नोट इक्वल लगा हुआ है बीच में, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब पहले सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में आ जाएं और सेकंड सेट के सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट में आ जाएं। लेकिन आप ऑब्जर्व करो a क्रॉस b सेट में 2,x एक एलिमेंट है, तो b क्रॉस a में 2,x तो कहीं पे है ही नहीं, ठीक है। अब अगर कोई स्टूडेंट ये एक्सक्यूज देगा कि 2,x और x,2a की बात है, तो उसको अभी तक ऑर्डर्ड पेयर समझ में नहीं आया इसका मतलब, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर के बेसिस पे हम कह सकते हैं a क्रॉस b एंड b क्रॉस a एक दूसरे के इक्वल नहीं है इन जनरल। उसके बाद अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b की, तो वो कितना होगा, वो 6 के इक्वल होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो थर्ड में समझा रखा है, देखो na क्रॉस b किसके इक्वल होगा, na मल्टीप्लाइड बाई nb के इक्वल होगा, na मल्टीप्लाइड बाई nb, ठीक है। तो आप समझ रहे हो पहले सेट में, इस सेट में कितने एलिमेंट है, 2,4,6 यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं। और nb में कितने एलिमेंट है, b सेट में आपके पास 2 एलिमेंट है, x और y, तो यहां पर 2 एलिमेंट है।
तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने एलिमेंट होंगे टोटल 6। तो सेकंड में क्या बताया गया था कि n a क्रॉस b कर दो या n b क्रॉस a करो, हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट इनके अंदर क्या कितने मिलेंगे, हमेशा इक्वल ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आता है यहां से कि a क्रॉस b इज जर्नल नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ये बात ऊपर समझा दिया है, जब तक कि a और b इक्वल ना हो। अगर दोनों सेट इक्वल हो गए तो आप कहोगे कि a क्रॉस b एंड b क्रॉस a हमेशा एक दूसरे के इक्वल आएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इसको भी मैंने समझा दिया है कि एन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है, एन ए मल्टीप्लाइड बाई एन बी के इक्वल होता है। एंड एन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए के इक्वल होंगे। ठीक है, उसका तीसरा पॉइंट है, उसमें क्या एक्सप्लेन किया हुआ समझिए। अगर आपके पास दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई आता है, फाई, ठीक है, तो इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग है कि या तो वन या बोथ ए बी आर एम्प्टी सेट, या तो ए सेट एम्प्टी होगा या बी सेट एम्प्टी होगा। मान लो यहां पर जो बी सेट है इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता, यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, बी सेट है वो खाली होता, फाई होता मतलब। ठीक है, फाई, तो आप ए क्रॉस बी अगर फाइंड आउट करते तो उस केस पे आपको क्या मिलता, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू फाई, एम्प्टी सेट आता हमारे पास, ए क्रॉस बी एम्प्टी सेट आता। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ में क्या बताया, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, एंड आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट, अगर कोई भी एक इनफाइनाइट है, ध्यान से समझेंगे, या तो ए इनफाइनाइट है या बी, या दोनों इनफाइनाइट सेट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी जो है वो क्या हो जाएगा, वहां से ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अगर ए हमारे पास इनफाइनाइट सेट है या बी इनफाइनाइट है या दोनों के दोनों इनफाइनाइट सेट्स हैं, तो जो रिजल्ट होगा ए क्रॉस बी वो भी इनफाइनाइट सेट्स होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ के अंदर। फिफ्थ में क्या बताया, अगर हम तीन सेट लेके चलते ए बी सी, अभी तक तो हमने दो सेट लिए ए क्रॉस बी, अब मैं तीन सेट लेता हूं ए बी सी के बारे में। ठीक है, इस प्रकार से लिया कि ए जो एलिमेंट है स्मॉल ए वो फर्स्ट सेट से है, स्मॉल बी एलिमेंट सेकंड सेट से, और स्मॉल सी जो एलिमेंट है वो थर्ड सेट से लिया गया है। अगर ऐसा लिया गया है तो इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर लिखना पड़ेगा तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए कोमा बी कोमा सी को रिप्रेजेंट करेगा। ट्रिपलेट बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहां पे ये लिखा हुआ देखिए ट्रिपलेट। ठीक है, और ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, देखो ये ऑर्डर्ड पेयर में ये बात बताई गई थी, ये ऑर्डर्ड पेयर में होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी आ जाएगा यहां से। ठीक है, ये आपके पास यहां से एलिमेंट आने थे। अब अगर तीन तीन कहें तो ऑर्डर्ड पेयर कहने की बजाय उसमें क्योंकि पेयर नहीं हुआ अभी, अब इसका नाम बदल जाएगा क्या, ट्रिपलेट। उसके बाद सिक्स पॉइंट में देखिए, सिक्स पॉइंट में है ए क्रॉस ए, अगर तीनों के तीनों एलिमेंट सेम है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए बी सी तीनों के तीनों एलिमेंट ए सेट से ही लिखे जाएंगे। जबकि ऊपर वाले में क्या लिखा गया था, ए तो सेट ए से है, स्मॉल बी सेकंड सेट से है, और स्मॉल सी है वो सी सेट से है। और जबकि नीचे वाले सिक्स पॉइंट में बताया गया था कि स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी तीनों के तीनों एक ही सेट से एलिमेंट लिए गए हैं, एक ही सेट से एलिमेंट लिए गए। ओके, उसके बाद बात करते हैं सेवंथ पॉइंट की। सेवंथ पॉइंट में है कि अगर आर कोई रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ आर विद इटसेल्फ, इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ, आर क्रॉस आर। ठीक है ना, वो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑल ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनके हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, ए सेट आपके पास है 2 3 4, बी सेट में 3 5 7। तो अगर आप ए क्रॉस बी लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए जब आप ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ए सेट के एलिमेंट पहले लिखने हैं। मतलब आपने 2 ले लिया, इस 2 को आप 3 के साथ भी लिखेंगे, 5 के साथ भी लिखेंगे, 7 के साथ भी लिखेंगे, तो 2 3 2 5 2 7। ठीक है, यहां से यहां तक आपके पास आ गया है।
उसके बाद मैं 3 से स्टार्ट करूं तो 3 को 3 के साथ, 5 के साथ, 7 के साथ लिखोगे तो 3 3 3 5 3 7 आ जाएगा। फिर 4 को लेके चलोगे तो 4 3 4 5 4 7 आएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने बनाई और जो पहला सेट है उसके ऊपर क्या था 2 3 4, उसको हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर दिया और 3 5 7 था उसको हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया। और अब सिंपल जैसे हम 10th क्लास तक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते थे वैसे कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमें रिप्रेजेंट करना मान लो 4,7, तो एक्स का तो 4 ले लिया हमने, ये 4 है, और वाई का 7 कहां पे, वाई का 7 ये है, तो 4,7 यहां पे ये पॉइंट आएगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आता है डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। वो क्या होगा, ए सेट हमने ये बना दिया और ये सेट बी, ठीक है, सर्कल के शेप में हमने कुछ हमसे बना दिया, ओवल शेप के अंदर। पहले सेट में हमने कौन से एलिमेंट लिखे, मान लो हमने 1 2 3 लिखे, और सेकंड सेट में हमने एलिमेंट लिखे कौन से, ए कोमा बी। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 1 को किस किस से जोड़ना पड़ेगा, ए एंड बी से। तो आप देखिए 1 को ए से भी जोड़ा गया है, ध्यान से देखना, और 1 को बी से भी जोड़ा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो 2 है, 2, उस 2 को देखिए ए से जोड़ा गया है 2 को, और 2 को बी से भी जोड़ा गया है। इसी तरह से जो 3 है उस 3 को भी ए से जोड़ा जाएगा और बी से भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहां तक शायद सबको समझ में आ गई मेरी बात। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहां पर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। हालांकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनके प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसलिए हम सिर्फ अब इनको याद रखेंगे रिजल्ट्स को। तो क्या था, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, आप समझिए ए क्रॉस है उसको आपने फिक्स किया, उसको एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ लिखा, तो ए क्रॉस को आपने बी के साथ लिखा, देखो यहां पर। सिमिलरली ए क्रॉस को आपने सी के साथ लिखा, और जो बीच में यूनियन था ना उसको आपने बिल्कुल बीच में रख दिया, यहां पर यूनियन को बीच में रखा। सिमिलरली ये वाला रिजल्ट देखिए आप, यहां पर क्या है, जो ये है इंटरसेक्शन उसको तो आपने बिल्कुल बीच में रखा, और फिर क्या किया, इस ए क्रॉस को आपने एक बार बी के साथ लिखा तो ये आ जाएगा आपके पास, और ए क्रॉस को अगर सी के साथ लिखा तो ए क्रॉस सी आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, यहां तक तो सबको समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन में क्या आ सकता है, ये आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, किसकी वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन में आपको ये भी दे दिया जाएगा, ये भी दे दिया जाए, मान लो ये भी किसी ऑप्शन में, फोर्थ में नन ऑफ दीज लिखा जाए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा। ठीक है, यहां तक शायद समझ में आ गया सभी को। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास यहां से, ठीक है, और वो क्या है समझिए। देखिए सेकंड थ्योरम आपके पास, सेकंड थ्योरम में क्या रिजल्ट आपको याद रखना है, ए क्रॉस बी माइनस सी किसके इक्वल होगा। तो अभी मैंने आपको समझाया डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यहां पर ए क्रॉस को आप बी के साथ लिखेंगे, देखिए यहां पर, और ए क्रॉस को सी के साथ लिखेंगे। ठीक है, और जो बीच में माइनस था उसको बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, इसी तरह से आप थर्ड प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, फोर्थ को भी समझने की कोशिश करना। देखो क्या है, फोर्थ में ए है वो सबसेट है बी का, और सी सबसेट डी का है, तो ए क्रॉस सी मतलब लेफ्ट साइड में ए और सी उनका क्रॉस प्रोडक्ट है, वो बी और सी डी का, बी और डी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका सबसेट होगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है ये। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहां से क्या दे रखा है समझिए। नेक्स्ट स्लाइड में यहां से आपको दे रखा है फिफ्थ प्रॉपर्टी दे रखी है, सिक्स्थ और सेवंथ प्रॉपर्टी है। इनको भी आप अच्छे से समझिए और फिर याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए आप इनको याद रखेंगे, सिर्फ इनके प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल जो हमारा ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसके लिए हमें इनके प्रूफ की याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको इनका प्रूफ भी कंप्लीट करवा चुका हूं ऑलरेडी। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारी सेकंड एक्सरसाइज शुरू होती है। सेकंड एक्सरसाइज 2.2, अभी तक जो हमने पढ़ा था 2.1 की थ्योरी पढ़ी सारी हमने, अब हम 2.2 के थ्योरी को पढ़ रहे हैं यहां से। तो 2.2 में क्या है, रिलेशन। देखिए रिलेशन होता क्या है, रिलेशन का मतलब क्या हुआ समझिए।
इसका लिटरली सेंस इससे क्या पता चलती है कि एक फैमिली है, वो टाई आपस में बंधे हुए हैं, उनके कोई दो पर्सन आपस में किस रिलेशन से बंधे हुए हैं, आपस में उनमें क्या रिलेशन है, ठीक है, उसी को तो हम रिलेशन बोलते हैं। जनरल सेंस जो हमें पता है वो यही है कि किसी फैमिली में दो पर्सन के बीच में क्या रिलेशन है, किस रिलेशन से वो टाई आपस में, ठीक है, उसी बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, बेसिकली उस बॉन्ड को ही हम रिलेशन कहने वाले हैं। तो फैमिली में वो बॉन्ड क्या क्या हो सकता है, इज फादर ऑफ, इज मदर ऑफ, इज ब्रदर ऑफ, एटसेट्रा, इस टाइप से हो सकता है। मान लो मैंने इसके आगे ए लिख दिया और इसके पीछे लिख दिया मैंने बी, तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, यहां से यहां तक कैसे पढ़ेंगे, ए इज फादर ऑफ बी, इसको ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ए और बी दो मेंबर्स हैं, दो पर्सन हैं, ठीक है, और दो पर्सन है यहां पर, और इनकी यहां से क्या आ रहा है, यहां से उसके रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां से, ठीक है। मैथ्स में भी इसी टाइप के रिलेशन है, जैसे ए की जगह मैंने 5 लिखा, यहां पर मैंने 4 लिखा, अब मैं लिख दूं 5 इज ग्रेटर देन 4, 2 इज लेस देन 9, ठीक है, 4 इज स्क्वायर ऑफ किसका, 2 का, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, ठीक है, यहां पर बीच में ऑफ लिख लेंगे, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। तो हम मैथ्स में भी इसी टाइप के रिलेशन दो नंबर्स के बीच में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, यहां तक इतना ही समझना था। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास है कि यहां से देखिए, अगर आपके पास एक सेट है, ए सेट है, आशा राम हरि, ठीक है, ये एक सेट है ए, और एक बी सेट है, वो क्या दे रखा है, सुभाष श्याम किशन, ठीक है, 3 एलिमेंट का सेट है। अब आपको क्या बताना है, ये तो जो फर्स्ट सेट है वो तो चिल्ड्रन का है, और सेकंड सेट किसका है, फादर्स का है। तो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, एग्जैक्टली ज्वाइन करना है कौन किसका फादर है यहाँ पे। तो रिलेशन क्या है, इज ए चाइल्ड ऑफ, ठीक है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कौन किसका फादर है, अगर ए को बी से जोड़ रहे हो तो, और उल्टा कह रहे हो तो आप ऐसे कह सकते हो कि ए, जो ए है वो किसका चिल्ड्रन है, ठीक है, किसका चाइल्ड है वो हमें बताना है, ए किस किसके चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो उसको कैसे ज्वाइन किया गया, मान लो आशा है वो सुभाष का चाइल्ड है, ठीक है, इसी तरह से राम श्याम के साथ जोड़ दिया, हरि को कृष्ण के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो रिलेशन के अंदर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया, ये फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट है सुभाष, ठीक है। तो ए बी जैसे कोई ऑर्डर्ड पेयर होता है, वैसे ही आशा कोमा सुभाष एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया, इसी तरह से राम कोमा श्याम एक अलग ऑर्डर्ड पेयर हो गया, हरि कोमा कृष्ण एक नया ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज तो ये है कि किसी रिलेशन के अंदर ये हमने लिख दिया, और दूसरा लिखने का तरीका ये है कि उन दोनों को लिख के उनके बीच में हमने आर को लिख दिया, ठीक है। समझिए दोबारा से, अगर आपके पास ए बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है और वो किसी रिलेशन के अंदर है, वो किसी रिलेशन में बिलोंग करता है, ठीक है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहां पर बताया, डेफिनेशन बताई गई है कि लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन सबसेट, ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट वर्ड आ चुका है, सबसेट ऑफ आर, सबसेट आर ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन, उसको हम रिलेशन कहेंगे, ठीक है। आपने, आपके पास दो सेट है ए और बी, आपने उसका ए क्रॉस बी निकाला, और उस ए क्रॉस बी में से आपने आर को लिखा। तो अगर आर है, इंपॉर्टेंट ये समझिए ध्यान से, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है काफी, आर अगर आर है वो सबसेट हो जाए किसका, ए क्रॉस बी का, तो हम कहेंगे कि जो आर है वो क्या हो जाएगी, रिलेशन, आर है वो रिलेशन हो जाएगी, ठीक है। यहां तक शायद सबको समझ में आ गई मेरी बात, आर है वो रिलेशन हो जाएगी यहां से, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में कि अगर आपके पास किसी रिलेशन में, मैं बता चुका हूं ये तो, अगर किसी रिलेशन में ए बी लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। और अगर ए बी रिलेशन में नहीं है, डज नॉट बिलोंग लिखा हुआ है यहां पर, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ए और बी के बीच में आर लिख के उसके ऊपर ऐसे लाइन लगा लेंगे, मतलब ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, ओके। उसके बाद देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक सेट है एन, एक सेट है एन, और वो सेट एन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पे बताया कि रिलेशन क्या है, रिलेशन में बताया हैज इट्स क्यूब, क्यूब को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, हैज इट्स क्यूब। अब हैज इट्स क्यूब के आगे तो आप ए लिख दो और पीछे लिख दो बी, तो मतलब ए इज क्यूब ऑफ बी, ऐसे इसको पढ़ेंगे। लेकिन कहां से कहां तक जाना आपको, फ्रॉम सेट एन टू एन, मतलब फर्स्ट सेट है वो भी नेचुरल नंबर है, सेकंड सेट भी नेचुरल नंबर है। तो क्या क्या हो सकता है, इस फर्स्ट नेचुरल नंबर से हमने वन ले लिया और सेकंड नेचुरल नंबर से वन ले लिया, मतलब वन रिलेटेड टू वन, टू रिलेटेड टू एट, ठीक है, क्योंकि टू का क्यूब जो है वो कितना होगा, एट होगा, थ्री का क्यूब कितना है 27, फोर का क्यूब 64 एंड सो ऑन। तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, आर में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन सबको सेट बिल्डर फॉर्म में, 1,1, 2,8, 3,27 था, उसकी जगह पे जनरल एलिमेंट लिख दिया x, y, जनरल ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया। और यहाँ पे बताया कि जो x है वो भी एक नेचुरल नंबर होगा और y है वो भी एक नेचुरल नंबर होगा, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर होंगे। और x और y में क्या रिलेशन होगा, y है वो x क्यूब के इक्वल होगा। ये कहां से पता चला हमें, ये क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है हैज इट्स क्यूब, यहां से हमें पता चला, ठीक है। अब आपके पास आता है यहां से कि कोई भी जो सेट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, कोई भी जो सेट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, तो यहां से बताया कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, यहां से देखिए, एक सेकंड, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो आपके पास रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, एक तो आपके पास रोस्टर फॉर्म है सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो रोस्टर फॉर्म आपको पता ही है, रोस्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, अभी हम काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये होगी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अगर ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया सिंपल, उनके बीच में कोमा लगा दिया, ठीक है, और कोमा लगा के फिर क्या किया, उसको करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। तो अगर हमने ऐसा किया है तो हम कह सकते हैं कि वो रोस्टर फॉर्म लिखी हुई है। सेट बिल्डर फॉर्म, ये सभी आपको सेट वाले चैप्टर से बहुत अच्छे से आते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, जो ऐसे सच दैट करके किसी प्रॉपर्टी के बेस से हम लिखेंगे उसको कहेंगे हम क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सच दैट लगा के लिखा, ये इसको कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे थर्ड आता है एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम क्या होता है समझिए, देखिए यहां से इसका एरो डायग्राम क्या होता है। देखिए, एरो डायग्राम आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई डायग्राम बना होता है इस टाइप का, इस टाइप का कोई डायग्राम बना होता है, ओवल शेप बना के सेट्स को ऐसे कनेक्ट किया गया, तो उसको हम कहेंगे एरो डायग्राम। जैसे ए सेट आपके पास ये दे रखा है, बी सेट दे रखा है, तो आपने ए सेट यहां पर लिखा हुआ था ए टू बी, मतलब ए के एलिमेंटों को बी के एलिमेंटों से जोड़ना है, लेकिन किसको किससे जोड़ना है, सिर्फ 1 को 1 से, 2 को 4 से, 3 को 6 से, 4 को 16 से, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, इज स्क्वायर रूट, ठीक है, इज स्क्वायर रूट था। तो 1 है वो 1 का स्क्वायर रूट है, 2 है वो 4 का स्क्वायर रूट है, 3 है वो 9 का स्क्वायर रूट है, 4 है वो 16 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये सब हम एडजस्ट यहां से कर सकते थे, ओके। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है डोमेन एंड रेंज। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट और आसान सा है। अगर आप यहां से समझिए, आपके पास एक सेट दे रखा है ए, ठीक है, और ये एक सेट है बी, और मान लो कोई रिलेशन आपको ये दी हुई है ऑलरेडी, बस आपसे पूछा गया डोमेन क्या है। तो देखिए डोमेन क्या होगा, जहां पे टिक लगे हुए हैं 1 2 3 7, ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होंगे, यहां से डोमेन, इनका जो कलेक्शन है वो हो जाएगा आपके पास यहां से डोमेन। रेंज क्या होगी, जो रेंज में क्या होगा, यहां से जो सेकंड एलिमेंट है यहां से, ठीक है, 2 3 3 एंड 6, उनका जो ऑर्डर्ड पेयर है उनको आप क्या कहेंगे, उनका जो कलेक्शन होगा वो होगा क्या, रेंज। लेकिन कोडोमेन के लिए आपको ध्यान रखना है,
कोडोमेन के लिए आपको ध्यान रखना है यहाँ से, तो कोडोमेन के लिए क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ से जो सेट बी है वो हो जाएगा यहाँ से कोडोमेन, ठीक है, वो हो जाएगा इज क्यूब ऑफ, ठीक है, ओके, यहां तक तो था ये। हाँ भाई बताओ किसको प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, बोलो जल्दी से। सर ये कोडोमिन वाला दोबारा बता दो सर एक बार। देखिए कोडोमेन जो सेकंड सेट होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं। आपके पास ये ए सेट हो गया, ये बी सेट है, ठीक है, ये आपके पास इस एरो डायग्राम में अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो जो बी सेट है वो इसका कोडोमेन होगा, ठीक है, और डोमेन की बात करूं तो डोमेन इसका कनेक्टेड एलिमेंट है, 1 2 3 4 इसका कनेक्टेड एलिमेंट डोमेन हो गया। कोडोमेन जो बी सेट है वो हो गया कंप्लीट, और रेंज में सिर्फ 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा एंड 16 आएगा, रेंज में आपके पास ये आएंगे, ओके। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट में आता है रिलेशन ऑन सेट ए। अगर हम एक सेट ए के ऊपर रिलेशन देखेंगे तो क्या होगा, देखो अगर हम ए और बी के ऊपर रिलेशन देखेंगे तो वो रिलेशन सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, ठीक है। और यहां से अगर मैं सेम सेट के ऊपर देखूं, ए के सेट के ऊपर, तो फिर वो सबसेट किसका होना चाहिए, ए क्रॉस ए का। ये कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, बस यहां पे कॉन्सेप्ट के अंदर आ रहा था इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, लास्ट स्लाइड है, ध्यान से सुनना, लास्ट स्लाइड है यहां से। तो देखिए यहां पर आ रहा है आपके पास टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं, देखिए अगर आपके पास एक सेट है 1 2 4, तो उस रिलेशन में खुद के जैसे ही एलिमेंट होने चाहिए, बस एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। मतलब 1 सिर्फ 1 से कनेक्ट हो, 2 2 से, 4 4 से कनेक्ट हो, कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 4 यहां पर और 4 4 को मैं यहां से हटा दूं, सिर्फ 1 1 2 2 लिखूं तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगी, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी, 4 4 भी। अगर सेट में 1 है तो 1 1 रिलेशन में मिलना चाहिए, सेट में 2 था तो रिलेशन में 2 2 मिलना चाहिए, सेट में अगर 4 है तो रिलेशन में 4 4 मिलना चाहिए। इस टाइप के रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई भी मिल सकता है इस टाइप से क्वेश्चन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होती है, सबसे बड़ी रिलेशन। अगर कोई रिलेशन है आर, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल ही आ जाए, अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल ही आ जाए तो उस रिलेशन को हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। अगर आपके पास एक सेट है 2,3 और आपने ए क्रॉस ए लिखा तो ए क्रॉस ए यही आएगा, ये किसके इक्वल आया, ए क्रॉस ए के इक्वल आया। अगर ए क्रॉस ए के इक्वल आया तो हम कह सकते हैं ये आर के इक्वल हो गया, और आर के इक्वल हो गया तो इस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में आता है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन क्या होती है, नाम समझ में आ रहा है सभी को, सेट्स में पढ़ा था ये वर्ड हमने। ऐसे रिलेशन जो खाली हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम r = 5 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लास्ट आता है नेक्स्ट इनवर्स रिलेशन। इनवर्स क्या होता है, अगर हमें कोई रिलेशन दी हुई है, जैसे ये कोई रिलेशन दी हुई है 1 2 3 4 5 6, तो उसका r इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 1 4 3 6 5, ये उसका हो जाएगा इनवर्स। मतलब उसका जो डोमेन है वो रेंज में, और रेंज है वो डोमेन में एक दूसरे का कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 3 टाइप और दे रखी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये हमारे 12th क्लास के टॉपिक है तीनों के तीनों, इसको हम 12th में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और बाकी क्वेश्चंस अगर कल हम क्वेश्चंस करेंगे, उनमें अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको वहां पे इनको तीनों को इंट्रोड्यूस कर दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 12th क्लास में ये टॉपिक डिटेल से दिए हुए। उसके बाद लास्ट टॉपिक है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास एक सेट है ए, उस सेट में तो आपके पास m एलिमेंट है, और सेट बी में आपके पास n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, समझिए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। मैंने आपको शुरू में बताया कि इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है यहां से, तो mn एलिमेंट हो गए इसके अंदर, ठीक है। और रिलेशन क्या होती है, रिलेशन हमेशा सबसेट होता है। मैंने आपको बताया था एक सेट है, अगर उसमें n एलिमेंट है
तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं 2 रेज टू पावर n। अब एक सेट है उसमें अगर mn एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे 2 रेज टू पावर mn। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया एक सेट हो गया एक रोस बी उसमें mn एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 रेज टू पावर mn। और जितने सबसेट होते हैं उतनी ही क्या होती है रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन अगर हमें देखनी है सेट ए से सेट बी तक तो वो कितना हो जाएगा 2 रेज टू पावर mn हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे।